इस चैप्टर को ज्यादातर आप मेंस में एनालिसिस करोगे, लेकिन जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। कभी भी कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो बेसिकली सी बात है, डेफिनेशन पहले पढ़ाएगा, इसको समझाएगा, ये अपन सबसे लास्ट में समझेंगे और मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद ही बता दोगे आराम से। सीधे स्टार्ट करते हैं मुद्दे की चीज से। थोड़ी बहुत जानने के लिए ये है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि इस दुनिया में इनका नंबर, अच्छा पहले बता दो सजीव कौन कौन होते हैं। क्या प्लांट इसमें आएंगे? किसने बोला है कि ये सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है? जेसी बोस ने। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का कि प्लांट में लाइफ होती है, क्योंकि सजीव वे होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जिनमें कॉन्शियसनेस होती है, तो जिनमें भी लाइफ होती है वे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो प्लांट लिविंग है कि नहीं है, ये बात बताओ सबसे पहले किसने बताई थी? जेसी बोस ने। इसके बाद कौन है लिविंग? एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। हेलो, तो 38 डाल के कोड डालो ना। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, रहने दो तो फिर। हाँ एक बार फिर से देख लो जरा, अभी हट क्यों नहीं रहा है आप? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले कौन होंगे? प्लांट। दूसरे कौन होंगे? एनिमल। किसने बताया था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? अरस्तु, एरिस्टोटल। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में हम कंसीडर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीव। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें कौन कौन आ जाएगा जल्दी से बता दो। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, अरे हाँ या ना, ये सभी आ जाएंगे। तो ये सभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बताओ क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्योंकि दे हैव बायोकेमिकल एक्शन, इनके अंदर जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, इनके अंदर भी लाइफ होती है। बैक्टीरिया जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे, ये बताया था सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने। वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर होंगे, ये बताया था इवानोवस्की ने। बस अभी यहीं तक रहने देते हैं। तो एक बार फिर से जरा जल्दी से बता दो, लाइफ में जब कभी भी आप ये वर्ड सुनते हैं, अच्छे से देखो कौन सा वर्ड सुनते हैं? जैव। जैव का मतलब क्या होता है? बायो। उसका मतलब ये होता है इनकी स्टडी करना। किन की स्टडी करना? सजीवों की स्टडी। और सजीवों की स्टडी करना मतलब रियल में किन की स्टडी करना? प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। याद रहेगा। अब 1 सेकंड का टाइम लगेगा अगर आपको यह समझ में आ गया कि बायो का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग, सजीवों का अध्ययन। यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर जितना ज्यादा होगा, प्लांट्स का नंबर जितना ज्यादा होगा, एनिमल का नंबर जितना ज्यादा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर जितना ज्यादा होगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या चीज जितना ज्यादा होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या चीज जितना ज्यादा होगा? नंबर। उतनी ज्यादा उनमें
वैरायटी भी होगी, और जितनी ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी होगी यही कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। कुछ भी नहीं लिखना है, छोड़ो, सीधे सीधे आप इस स्टेटमेंट को देखो, बिल्कुल सिंपल सा है। हम लोग क्या करते आ रहे हैं कि इंडस्ट्रियां खड़ी कर रहे हैं लगातार, अरे हाँ या ना, हम लोग जो है इंडस्ट्रियां खड़ी कर रहे हैं, और हम लोग जो है सिटी बना रहे हैं, रहने के लिए घर बना रहे हैं, और इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बताओ, पॉपुलेशन यदि तेजी से बढ़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम इनको कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को। जरा जल्दी से बता दो, यदि फॉरेस्ट कट किया तो कौन सी चीज का नंबर कम हो रहा है? अगर प्लांट्स का नंबर कम हो रहा है तो उन्हीं प्लांट्स में कुछ कौन होते हैं, और उन्हीं प्लांट में कोई कुछ न कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब है, इसी स्टेटमेंट को लिख रहा हो, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर आप कम करने लगते हैं तो इसका मतलब है बायो डायवर्सिटी, बताओ ज्यादा होगी कि कम होगी? कहने का मतलब हुआ ये, पेड़ पौधों का नंबर लगातार कम हो रहा है, एनिमल का नंबर लगातार कम हो रहा है। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर एक डे डिसाइड हुआ। अब ये प्रीलिम्स यहां से स्टार्ट हो गई, अब ये आपको याद रखना होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए यूएन की तरफ से एक डेट क्लियर हुई है, 22 मई। इस पर्टिकुलर डेट को इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के रूप में हम क्या करते हैं, मनाते हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे है। लेकिन इंडिया में ये डेट है, तो दो डेट है जो आपको याद रखना है। बायोडायवर्सिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर हमको इंक्रीज करना है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर जब इंक्रीज होगा तो उनमें डायवर्सिटी, उनमें विविधता हमको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। मान लो किसी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, तो स्ट्रेंथ यदि 40 है किसी क्लास की, मतलब नंबर कितना है क्लास में स्टूडेंट का, 40। तो बताओ डायवर्सिटी कितनी होगी, 40। लेकिन यदि कोई क्लास में 400 स्टूडेंट हैं तो डायवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने का मतलब है नंबर से ही किसका एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, डायवर्सिटी का, विविधता का। तो जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा विविधता होगी। तो गवर्नमेंट यही कर रही है कि पेड़ पौधों का नंबर ज्यादा करो, एनिमल का नंबर ज्यादा करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा करो, जिस वजह से बायोडायवर्सिटी इंक्रीज हो। तो ये दो डेट लिखनी है आपने, अच्छे से देख लो, प्रीलिम्स शुरू हो गई है। पहला बायोडायवर्सिटी डे कब मनाते हैं, 22 मई। ये ऑप्शन में नहीं देखा तो क्या टिक करना पड़ेगा? सबसे पहले बायोडायवर्सिटी टर्म किसने दिया था? तो सबसे पहले आप एक व्यक्ति का नाम देख रहे हैं, WG रॉजिन। इन्होंने 1985 में बायोडायवर्सिटी टर्म को सबसे पहले दिया था। लेकिन इस टर्म को ज्यादातर यूज या ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर 1 ईयर एक व्यक्ति है जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, एक व्यक्ति है जो कीटों का अध्ययन करते हैं। तो जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, मतलब जो कीटों का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं एंटमोलॉजिस्ट, कीट विज्ञानी। कीट का मतलब होता है, कई बार बताया है, कीट हैव कितने लेग्स, इसका मतलब कितने पेयर। और इसी में आ जाएंगे आपके मच्छर, मक्खी, रेशम का कीड़ा, बॉम्बिक्स मोरी, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है एंटमोलॉजिस्ट, नाम है ईओ विल्सन। तो अच्छे से देख लीजिए, ईओ विल्सन जनरली कीटों की स्टडी करते हैं। किस सन की बात है? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम बायोडायवर्सिटी टर्म किसने दिया था, तो बताओ, अगर WG रॉजिन भी और ईओ विल्सन भी हो तो क्या टिक करने आओगे? सबसे पहले फर्स्ट टाइम तो उसी ने दिया है, रॉजिन ने, ये याद रखना। अब इन्होंने जो बात बताई थी वो यहां बताई थी। राष्ट्रीय संसाधन परिषद USA में दरअसल में एक कॉन्फ्रेंस को बता रहे थे। तो वो इतना सिंपल चीज बता रहे थे, क्या बता रहे थे देख लो, कि जैसे जैसे फर्टिलाइजर का नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं हम, जैसे जैसे एग्रीकल्चर में
पेस्टिसाइड्स का नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब किसका नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं? केमिकल्स का। तो केमिकल्स का नंबर इंक्रीज होने से जो इंसेक्ट हैं, जो कीट हैं, उनका नंबर तेजी से क्या होता है? केमिकल का यूज करने से, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करने से कीटों का नंबर क्या होता है? ग्रेजुअली कम। अब बताओ, कीटों का नंबर यदि कम होगा तो कीटों को ही फूड के रूप में कौन यूज करता है? एप्स, मतलब पक्षी। तो इनका नंबर भी क्या होगा? कम। पक्षी ही दरअसल में ये चीज का सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम होते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? परागण। और अगर परागण नहीं होगा तो कहने का मतलब है क्रॉप या फसल नहीं होगी, ये बता रहे थे वो। तो यहीं से ये स्टेटमेंट निकल के आता है। कौन सा स्टेटमेंट निकल के आता है? जो चीज आपको याद रखनी है कि एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज ज्यादा हो रहा है, फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से इंसेक्ट का नंबर कम हो रहा है। इंसेक्ट का नंबर कम होने से इंसेक्ट की वैरायटी भी कम हो रही है, जो नहीं इंसेक्ट बचेंगे। इंसेक्ट का नंबर कम होगा तो आगे वो कह रहे हैं कि एप्स का नंबर भी कम होगा। तो लो, यहाँ बायोडाइवर्सिटी दो लोगों की कम होने वाली है, इंसेक्ट की और एप्स की। और इनकी बायोडाइवर्सिटी अगर कम हुई तो पॉलिनेशन भी क्या होगा? कम होगा। और पॉलिनेशन कम होगा, इसका मतलब है क्रॉप ज्यादा होगी कि कम होगी? कम। तो 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं, फर्स्ट इंसेक्ट, सेकंड एप्स और तीसरा क्रॉप, क्योंकि क्रॉप लिविंग में आती है, हमने पढ़ा अभी। तो कहने का मतलब है ये पूरी पंचायत बता रहे हैं कब? 1986 में यूएसए की कॉन्फ्रेंस में। आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, बस ये चीज याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले 1985 में इसने दिया था। अगर ये ऑप्शन में ना दे तो 101% आप ईओ विल्सन को टिक करने आओगे। लेकिन आप ये चीज अच्छे से देख लो कि उन्होंने कब दिया था? 1986 में। दोनों ऑप्शन अगर एक साथ आते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम किसने दिया था, तो नो डाउट फिर आप डब्ल्यूजी रॉजिन ही टिक करोगे। याद रहेगा ये चीज? आगे चले। अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूं। इंडिया की बात कर रहा हूं। 1950 से लेकर 2000 तक इंडिया ने जितने फॉरेस्ट को समाप्त किया, इसका मतलब है क्या किया होगा? बहुत सारे प्लांट का नंबर इंक्रीज किया होगा कि कम किया होगा? अगर प्लांट कम हो गए तो उनमें डिपेंडेंट एनिमल ज्यादा हो गए होंगे कि कम हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। और बताओ, अगर प्लांट और एनिमल कम हुए तो कौन सी चीज कम होगी? बायोडाइवर्सिटी। 1950 से लेके, मतलब जब हम आजाद हुए हैं और 2000 के बीच में हमने इतने जंगल साफ कर दिए, इतने प्लांट, इतने एनिमल को हमने समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, जो हमने 2000 से 2010 के बीच में किया, 50 सालों में जितना बायोडाइवर्सिटी को हमने हार्म पहुंचाया है, इंडिया की बात कर रहा हूं, उतना अकेले 10 सालों में निपटा के रख दिया हमने। और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि जिस वजह से हमको सिटी बनानी पड़ी, जिस वजह से हमको इंडस्ट्रियां लगानी पड़ी, ये चीज। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जिसको लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनाइटेड नेशन, इसने क्या किया? अच्छे से देखो, 2011 से 2020 मतलब 10 साल, इसी को कहते हैं डिकेड्स। तो बायोडाइवर्सिटी के डिकेड्स के रूप में इसने स्टार्टिंग की यूनाइटेड नेशन ने, और पूरी दुनिया को ये पैगाम भेजा कि भाई 2011 से लेकर 2000, अच्छे से देख लो, कब तक? 20 तक कि 22 तक? 20 तक। इन 10 सालों में हमको क्या करना है? फिर से पेड़ लगाने हैं, फिर से जो है एनिमल का नंबर इंक्रीज करना है, फिर से प्लांट का नंबर ग्रो अप कराना है। तो आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोचो अभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन डिकेड्स कब मनाते, तो आपको डाटा एकदम सॉलिड याद रखना होगा, 2010 से 2020 के ये 10 साल हैं। यहाँ हमने जो भी गलतियां करी हैं
पिछले इन 50 सालों में और 10 सालों में, उसकी भरपाई इन 10 सालों में हम करेंगे। तो बताओ बायोडायवर्सिटी डिकेड्स कब मना रहे हैं हम? बायोडायवर्सिटी डे कब मना रहे हैं हम? देखो अच्छे से, 22 मई ऑप्शन में ना दे तो बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां है, चलते हैं इस पे। ये हो गया सबको? कभी भी लाइफ में अगर आप ये वर्ड सुनते हैं ना बायोडायवर्सिटी, तो सबसे सरल मतलब इसका ये निकल कर आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका यदि ये चीज ज्यादा होगा तो निश्चित रूप में ज्यादा से ज्यादा विविधता उनमें ही देखने को मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी उनमें आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट यही कर रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबका नंबर ग्रो अप हो, इस दिशा में वो कोशिश कर रही है। चले आगे। एनिमल को आप नहीं हार्म कर सकते, उनकी हंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इनकी हंटिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप एनिमल का नंबर कम कर रहे हो। एनिमल का नंबर कम कर रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है कि आप बायोडाइवर्सिटी इनकी कम कर रहे हो। इसी तरह से आप पेड़ पौधों को भी नहीं कट कर सकते हो। अगर आप पेड़ पौधों को कट करते हो और कोई अगर एनजीटी में शिकायत कर दे तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये कब से एक्ट आया है कि ना तो आप एनिमल के साथ जाति कर सकते हैं, मतलब उनको परेशान नहीं कर सकते हैं, ना उनको हार्म कर सकते, ना उनको मार सकते, ना तो आप प्लांट को निपटा सकते, ना उनको कट कर सकते हैं। ये एक्ट है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट या बायोडाइवर्सिटी लॉ। वन लाइनर फैक्ट है। कब आया था जल्दी से बताओ बस, लेकिन डेट याद रखना 11 दिसंबर। सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी लॉ जो है बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए दरअसल में ये आया था। हो गया? जितना डाटा लिख रहे हो यही काम का है, याद रखना। अदरवाइज फिर फालतू की चीजों में तो दिन भर चल सकता है। इनमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सड़क पे जा रहे कुत्ते को आप दिवाली के टाइम पे पकड़ के उसकी पूंछ में आप फटाके नहीं बांध सकते हैं, कौन सा एक्ट लग जाएगा आप पे? पेड़ पौधों को आप कट नहीं कर सकते अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, कौन सा एक्ट लग जाएगा? अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया था कि एक कुत्ते को एक पर्सन ने पुल से फेंक दिया था, उसको 5-10 साल की सजा हुई, इसी एक्ट के थ्रू हुई कि आप ना तो एनिमल का नंबर कम करेंगे, ना उनको दरअसल में हार्म करेंगे। याद रखिएगा, एनिमल के लिए ही दरअसल में स्पेशली ये एक्ट है। जियोग्राफी में आप हमेशा पढ़ते हो, बहुत जल्दी पढ़ेंगे। एक सीधी सी चीज है, एक कॉन्सेप्ट है नेचर का, जो इक्वेटर होता है, ये आपको भी पता है, जो इक्वेटर का रीजन होता है, ये इक्वेटर का रीजन। बताओ यहां पर लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है क्यों? इक्वेटर का जो रीजन होता है यहां लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। पहली चीज, सीधी पड़ती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो रेन है वो प्रॉपर होती है इस रीजन पे। अब आपसे कोई पूछे, इंटरव्यू में पूछता है लाइफ सस्टेन होने के लिए कौन सी 2 चीजों की डिमांड है, तो सबसे पहला है सनलाइट, वो प्रॉपर मिलनी चाहिए, और दूसरी चीज है रेनिंग, वर्षा। तो जो इक्वेटर वाला रीजन है, या इक्वेटर वाले रीजन में जो भी कंट्रीज आते हैं, आप जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ोगे, यहां ये 2 फेवरेबल कंडीशन सबसे ज्यादा है। और बस अगर ये फेवरेबल कंडीशन सबसे ज्यादा है तो लिविंग ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। कहने का मतलब है कि जो ये देख रहे हो आप, ये इक्वेटर वाली रीजन, तो बताओ इक्वेटर वाले रीजन में क्या ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे? प्लांट। तो यहां पर इक्वेटर में ज्यादा से ज्यादा प्लांट है तो वैरायटी ज्यादा होगी। यहां पर एनिमल भी ज्यादा है तो निश्चित रूप में उनकी वैरायटी ज्यादा होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर भी ज्यादा है तो उनमें वैरायटी होगी। अब आप जरा जल्दी से मुझे सिर्फ और सिर्फ बता दो कि ये 2 स्टेटमेंट मैंने सही लिखे कि नहीं लिखे। ये जियोग्राफी है टोटल। सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी किस कंट्री में है? क्यों? क्योंकि ब्राजील इक्वेटर में ही पड़ता है। ये दिख रहा ब्राजील।
ये इक्वेटर के नियरेस्ट है। अगर इक्वेटर ना दे तो सॉरी अगर ब्राजील ना दे तो ब्राजील में ही कौन से ज्यादातर फॉरेस्ट हैं? इनको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड्स लंग्स बोलते हैं, विश्व का फेफड़ा। क्यों? क्योंकि जरा जल्दी से बता दो कि प्लांट का नंबर क्या है यहां पर? ज्यादा है। प्लांट का नंबर ज्यादा है तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा होगी? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो कौन सी गैस ज्यादा से ज्यादा छोड़ी जाएगी? CO2 ज्यादा से ज्यादा ट्रैप की जाएगी और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा रिलीज की जाएगी, मतलब ऑक्सीजन। इसलिए अमेजन 1 को कहते हैं विश्व के फेफड़े, वर्ल्ड्स लंग्स। विश्व के फेफड़े, वर्ल्ड्स लंग्स। तो याद रखना, किस देश में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, किन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा है। अब ये फॉरेस्ट जो है बेसिक है। अब आपसे पूछते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो चूंकि इक्वेटर पर पड़ते हैं तो इसलिए ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको उससे भी बेहतर वर्ड याद रखना है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्पेशल आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर है, तो आपने वर्ड यूज करना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब ये है कि जहां सनलाइट 365 दिन में से लगभग 335-340 दिन तक मिलती है, और वो भी बिल्कुल सीधी किरण है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेन जो है वो इतनी प्रॉपर होती है कि लाइफ इजीली सस्टेन कर पाए। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटर फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ब्राजील कंट्री और अमेजन जो है, ये याद रखना है। अब आप इसी इमेज में देखो, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है सिंपल सा। ये इक्वेटर के रीजन में लाइफ ज्यादा है, और जैसे जैसे आप कहां की ओर जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो, ऊपर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, बताओ क्या चीज में कमी आती है? इन दो चीजों में कमी आती है, और इन दो चीजों में कमी आने से बायोडायवर्सिटी में कमी आती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे मिनिमम बायोडायवर्सिटी पोलर रीजन पे, याद रहेगा ये चीज। मैक्सिमम कहां है? मैक्सिमम कहां पर है? इक्वेटर। सबसे मिनिमम कहां पर है? तो या तो पोलर आंसर देगा आपको, ध्रुवीय प्रदेश, या तो डेजर्ट। ये चीज। आगे चलें, हाँ या ना? हाँ। एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, हर साल तब्दीलियां करता जा रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां है? वर्ल्ड की नहीं बात कर रहे, इंडिया की बात कर रहे हैं। अब आप ये जियोग्राफी में पढ़ते हो, अगर ये इंडियन मैप है तो ये है आपकी मुंबई और यहां है आपका केरला, मतलब ये कोई घाट होता है। कौन सा घाट बोलते हो आप लोग इसको? बिल्कुल, तो जो वेस्टर्न घाट होता है आपका, ये वाला रीजन। ये क्या हो गया यार? ठीक है, तो मुंबई से महाराष्ट्र से जो शुरू होता है, ये महाराष्ट्र से शुरू होता और ये इधर केरला पे भी जाता है, और आप देखो कुछ तमिलनाडु तक भी एरिया पहुंच रहा है। तो ये जो दिख रहा है ग्रीनिश लेवल पे, यही है दरअसल में वेस्टर्न घाट। तो इस वेस्टर्न घाट में एनिमल का नंबर भी ज्यादा है, प्लांट का नंबर भी ज्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर भी ज्यादा है इंडिया में। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर है, बताओ जल्दी से। वेस्टर्न घाट। लेकिन यदि वेस्टर्न घाट ऑप्शन में ना दे, 2005 में ये वर्ड बहुत चलता था, सॉरी 2005 में नहीं, 2005 में वेस्टर्न घाट में देखो, वेस्टर्न घाट मुंबई से कहां तक है? केरला तक। केरला में कौन सी घाटी है? 2005 में क्वेश्चन आता था कि सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहां होती है? आंसर है केरला। 2-3 साल बाद क्वेश्चन आना शुरू हुआ कि केरल में कहां होती है सबसे ज्यादा, तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट। फिर 2010 में क्वेश्चन आना शुरू हुआ कि कितने रेंज में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी इंडिया में है, तो 12 किलोमीटर लॉन्ग और 7 किलोमीटर विड्थ में ये एरिया था, यहाँ सबसे ज्यादा आपको नंबर ऑफ एनिमल मिलेगा। कुछ समय बाद से क्वेश्चन आना शुरू हुआ, मतलब 2011 से, मुझे अभी भी याद है, ग्रेजुएशन करके मैं फुर्सत हुआ था। साइलेंट वैली का नाम साइलेंट वैली क्यों पड़ा?
क्योंकि जनरली आपने देखा होगा रात में अगर आप कभी जाते हैं या रात में आपके घरों में इनकी आवाज बहुत सुनाई देती है। ये ऐसी घाटी थी, फ्रैंक स्मिथ और होलवर्थ नामक दो पर्वतारोही थे। उन्होंने बताया था कि साइलेंट वैली में ये होते ही नहीं है, रात में आवाजें ही नहीं आती, इसी वजह से नाम पड़ गया था साइलेंट वैली। तो 2011 में ये क्वेश्चन बहुत चला था। 2011 के बाद 2013 में क्वेश्चन आया कि फ्लावर वैली कहां है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये। 2015 से क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां है, और ये ऊपर की रेंज हट गई। अब ये वर्ड शुरू हुआ वेस्टर्न घाट। फिर उसके बाद 2017 में क्वेश्चन आना शुरू हुआ कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां है, तो फिर ये वर्ड शुरू हुआ। ये नहीं मिलता था, ये ऊपर के नहीं मिलते थे। ये पूर्वी हिमालय का मतलब होता है, ये रीजन ये है, ये पूर्वी हिमालय कंसीडर करते हैं। आप जरा देखो पूर्वी हिमालय में क्या आ रहा है, ये यूपीएससी है। अब यूपीएससी ये भी नहीं दे रही है, वो पूछ रही है स्पेशली स्टेट का नाम। तो इस स्टेट में ये भी आता है, इस स्टेट में कुछ असम का पोर्शन आता है, ये जैसा देख रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सिक्किम भी कंसीडर हो गया और वेस्ट बंगाल भी आ गया। ये आते हैं पूर्वी हिमालय में, मतलब ईस्टर्न हिमालय में ये स्टेट आते हैं। याद रहेगा ये चीज। और अब 2000 कोरोना के बाद, आफ्टर कोरोना के बाद एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछेगी या कोई भी जब एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी इंडिया में कहां है, तो वो ये दोनों ऑप्शन देते हैं, वेस्टर्न घाट और पूर्वी हिमालय। तो आपको दोनों याद रखने हैं। आप मतलब सबसे ज्यादा एनिमल का नंबर, सबसे ज्यादा प्लांट का नंबर, सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर यही पाया जाता है। अच्छा बताओ, आप जू क्यों जाते हो, जू चिड़ियाघर क्यों जाते हो? अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताओ कि चिड़ियाघर क्या है। कम से कम कुछ तो पढ़ा लिखा बोलो तुम लोग। इन सीटू में आएगा कि एक्स सीटू में आएगा? कल पता करके बताना कि चिड़ियाघर इन सीटू में आएगा कि एक्स सीटू में आएगा। मतलब जो चल रहा है उससे तो दूर हो यार तुम लोग, कैसे होगा सिलेक्शन? पढ़ना स्टार्ट करो अच्छे से, न्यूज़पेपर खंगालो जरा। तो ये कंफर्म हो गया इंडिया में कहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। चलो तुम्हारे जियोग्राफी के क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीएससी, उत्तराखंड पीएससी यहां तक पहुंच गए। अच्छे से देख लो, ये यहां से कौन सा घाट शुरू होता, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एंड कहां होता, केरला में। तो क्वेश्चन पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन से पास बायोडायवर्सिटी रिच है। निम्न में से कौन सा दर्रा बायोडायवर्सिटी रिच है और कौन सा दर्रा बायोडायवर्सिटी रिच नहीं है। तो आपको देख लो, थाल घाट में बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी, 101% होगी। भोर घाट में होगी, 100% होगी। पाल घाट में होगी, 100% होगी। मतलब लेवल देख रहे हो एग्जामिनेशन का। तो ये जरूर मेंशन कर लेना आप लोग, ये आपके लिए लिख के लाया मैं कि थाल घाट कठे से कठे हैं, पाल घाट कठे से कठे हैं, और लास्ट में क्या लिखा है ये, भोर घाट। कौन सा? तो नो 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 नो, इसमें ये यहीं तक है बस। या मुझे एक दिन का समय दे दो, मैं कल बता दूंगा। वैसे मैं इसको खंगाल रहा था तो मुझे 3 ही पास मिले, 1, 2 and 3। अब वो अगर इधर कहीं होगा तो निश्चित रूप में कंसीडर नहीं होगा। चलो मैं देख लूंगा। क्या नाम बताया? सेनकोटा। साउथ इंडिया को जनरली क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी ना बोल के ये वर्ड यूज करते हैं। चलो हो गया। तुम लोग को तो फटाफट लिखना है भैया, बहुत डाटा है इसमें। और एक चीज याद रखना, जितना यहां कवर कर लिया उतना ही सब सफिशिएंट है, एग्जाम में वही चीजें आएंगी। बस न्यूज़पेपर पे अटैच रहना और कुछ नहीं। पूरे क्वेश्चन बना लोगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी बना लोगे। एक बार फिर से बता दो, थाल घाट कहां से कहां तक है?
भोरघाट कहां से कहां तक है? और पालघाट की बात करें तो ये केरला लिखा है और वो तमिलनाडु लिखा है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि केरला और तमिलनाडु को जोड़ने वाला पास। बताओ इस्लामिक इन्वेडर इंडिया आते थे कौन से पास से आते थे? एक गोमल पास था और एक खैबर पास था। गोमल से सीधे राजस्थान आओगे आप, गौरी आया था पहले, और खैबर से सीधे आओगे दिल्ली। ये पढ़ाना था मेरे को, मतलब पढ़ाना नहीं है, इसकी अभी मैं सीट भेज दूंगा आपको, आराम से आपको घर पे लिखना है, लेकिन हाँ मेन चीज आप ड्रॉ करते चलोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो हेडिंग क्या डली है, कितने टाइप की होती है? दो। पहला कौन सा टाइप हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? सबसे पहले हम इस चीज को कवर कर रहे हैं, एनिमल बायोडाइवर्सिटी। बताओ एनिमल बायोडाइवर्सिटी में हमको क्या करना है, क्या पढ़ना है? जितने एनिमल तुम जानते हो उनके यूनिक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने पढ़ने हैं, और गवर्नमेंट इनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर दे रही है। 100 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एनिमल और प्लांट पे बेस होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जंगलों को हम तेजी से तबाह करते जा रहे हैं। तो अवेयरनेस के लिए कि जब भी कोई भी एनिमल यदि पेपर में आता है तो लोग उसके बारे में जानकारी के लिए गूगल पे सर्च करते हैं, तो इंफॉर्मेशन बढ़ती है, तो फिर लोगों में समझ बढ़ती कि हाँ यार इनको परेशान नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि पेपर में आप अब जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखोगे और एक प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखोगे। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी में आप बोलोगे सर वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी वो सब जियोग्राफी में पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी मैं भी बता दूंगा, लेकिन मेन आपको साइंस में ये वाला पोर्शन पढ़ना है। कैसा पोर्शन? शुरुआत करते हैं यहां से, ये है क्वेश्चन, ऐसे आएंगे। ये क्या दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? दो चीज दिख रहे हैं, दोनों एनिमल ही कंसीडर हो सकते हैं। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। शेर की दहाड़ का कारण क्या है और मच्छर की भिनभिनाहट का कारण क्या है? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आपने ये चीज सुनी होगी कि जो ये चीज होता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तारत्व, तारत्व का मतलब होता है पिच, और पिच जो होती है वो वोकल कॉर्ड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मतलब पिच जो है ये वोकल कॉर्ड पर आधारित होती है। ये चीज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वर तंतु। इसको याद करने की कोशिश करना है। ये चीजें, जितनी चीजें हम आगे देखेंगे सब आपके माइंड में सेट होते चलनी चाहिए। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पिच जो है वो किस वजह से आता है? अच्छा, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि पिच किससे सिमिलैरिटी शो करता है? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया प्रीलिम्स का। पहला क्वेश्चन ये है कि पिच किसके कारण आता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि पिच किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। और रिलेशन कैसा होता है दोनों में? समानुपाती। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि पिच यदि ज्यादा है तो बताओ फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? और यही रीजन है मच्छर की भिनभिनाहट का। बस इतना याद रखना है। लेकिन यदि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो इसमें एक चीज और ऐड कर दिया होता, महिला, फीमेल की वॉइस कैसी होती है? अब वो जैसी भी होती है। अपने मदर की वॉइस सुनी तुमने, सिस्टर की वॉइस सुनी, गर्लफ्रेंड की तो सुनी ही होगी फोन में। बस समझ जाओ कि उसका पिच भी ज्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, दैट्स ऑल। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? तो अगर महिला की तुलना हमने किससे करी है तो बुरा मत मानना, इनकी तुलना किससे कर रहे हैं? बस ये है रीजन। जैसे मेरी आवाज या आपके फादर की आवाज, आपके ब्रदर की आवाज या बॉयफ्रेंड की आवाज आपको कैसी लगती है? इसका रीजन है क्योंकि जेंट्स का पिच जो होता है वो क्या होता है और फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? कम। ये चार चीजें 1 2 3 4 रट लेना। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि पुरुष की आवाज थिक क्यों होती है,
तो आपको ये ऑप्शन देगा, पिच ज्यादा होना, बी पिच ज्यादा होना, पिच कम होना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की ये चीजें आएंगी, तो आप उधर से अभी क्लियर कर लो। आप जो भी जेंडर हो, लेडीज हो तो लेडीज वाला सेगमेंट क्लियर कर लो, जेंट्स हो तो जेंट्स वाला क्लियर कर लो, जो आपको करना है वो कर लो आप। पिच का मतलब होता है ये चीज, ये है पिच, मतलब आवाज का पतला और मोटा होना पिच होता है। और किसी भी, जैसे लेडीज की आवाज पतली होती है, जेंट्स की आवाज मोटी होती है, भारी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज के कारण होती है, ये पिच। और पिच कहां से रिलीज होगा, पिच कहां से निकलता है, जैसे मेरी मोटी आवाज निकल रही है, ये वोकल कॉर्ड से। एक बार फिर से बता दो, शेर की दहाड़ क्या होगा रीजन, पिच और फ्रीक्वेंसी, ज्यादा की कम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 के टॉपर से क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में कि बेटा लाइगर क्या होता है। वो जवाब क्या देता पता है, कि सर हमने तो ये वर्ड पहली बार सुना। अच्छे से देख लो क्या चीज है, आप इसको कोडिंग करके लिख लेना जैसा भी आप जानते हो। यदि लाइन मेल हो, लाइन का मतलब क्या होता है, ये माता जी की सवारी ये है, और यदि टाइगर जो हो वो कैसा हो, फीमेल हो। आप खुद देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। अच्छा, हमारा नेशनल एनिमल क्या है, साइंटिफिक नेम बोलो, टाइगर वो तो ठीक है, जमाने रवाना हो गए, 2010 की चीजें हैं। पैंथेरा टाइग्रस, क्या है नाम इसका, तो ये जो आपको दिख रहा है, लाइन का भी देख लेना जरा, साइंटिफिक नाम है ना। तो इन दोनों के मीटिंग से ये बनेगा, मतलब लाइन का शुरुआती वर्ड LI ले लिया और टाइगर का ये GR ले लिया, तो ये ऑलरेडी आपको पता है। इनके उसमें मत जाना कि वेटेड ये सब नहीं, बस ये चीज कि लाइन जो है वो मेल होना चाहिए और टाइगर फीमेल होनी चाहिए। और यदि यहाँ वाइस वर्सा हो जाए, अब ये चीज वाइस वर्सा हो जाए कि टाइगर यदि मेल हो जाए और लाइन यदि फीमेल हो जाए, तो क्या बनेगा, टिगोन। याद रहेगा ये चीज, तो ये दोनों चीजें जरा अच्छे से याद रखना। इनको कहते हैं हाइब्रिड स्पीसीज। अरे हाँ या ना, बिल्कुल, परमिशन भी दी है इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन इनको बना के करेंगे क्या, दिक्कत ये है। वेस्टर्न कल्चर में लोग शौक के लिए इनको यूज कर रहे हैं, अपने घरों में पालते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन, ये मूवी भी आई थी अभी, लाइगर एक मूवी आई ना, जिस वजह से ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा गहराया भी है कि ये लाइगर क्या है। मतलब बाप उसका शेर था और माँ टाइगर थी, ये बताना चाह रहा है वो। क्या नाम है हीरो का, विवेक कोंडा, विजय, विजय, बिल्कुल देख लो। दरअसल में जो मेल होगा ना, मेल का जो जेनेटिक मटेरियल होगा जनरली वही हैवी होता है इन पर, लेकिन कुछ केस में ऐसा हो जाता है, जैसे आप यहां देखो इस केस में, इस केस में भी देखो जरा, तो कुछ अगर ऐसे केस मिल जाए जिसमें जेंट्स के कैरेक्टर न हो अपियर, तो फीमेल के जो जीन होते हैं वो ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रवोक हो जाते हैं। तो इसी वजह से ऐसा होता है। 90% केसेस में यही होता है कि जो मेल होता है उसी का जेनेटिक कैरेक्टर ही शो करेगा उसके ऑफस्प्रिंग में, ये मेन चीज। टिगोन किसे कहते हैं जल्दी से बता दो। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में ना, तो किसी एक को पकड़ के सॉलिड रखना। दोनों याद करने जाओगे तो एग्जाम हॉल पे कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए कोई एक सेट कर लो पहले अच्छे से, कि जब आपको दिखने लगे वो सोते जागते, उसके बाद कभी कभार नजर जाए आपकी तो सेकंड वाले में चली जाए, वरना केस 1 को प्रिपेयर करके रखना तो कोई दिक्कत नहीं होती। बोलता हूं न्यूज़पेपर पढ़ो, इसीलिए हिमालय का एक रीजन, हिमालय रीजन में ये तिब्बत आता है क्या, जल्दी से मेंशन करना आप लोग। हिमालय रीजन में जो तिब्बत आता है वहां पर 5 न्यू एनिमल जो है उनकी डिस्कवरी हुई है।
हाँ, तो तिब्बत का कुछ वाला पोर्शन जो है हिमालय रीजन में भी कंसीडर होता है ना, वो वाला। अरे भाई सोवा रिगवा जो है, सोवा रिगवा चिकित्सा पद्धति, सोवा रिगवा मेडिकेशन सिस्टम जो है, इस पर चाइना लड़ रहा है कि ये हमारी चिकित्सा पद्धति है, इंडिया भी लड़ रहा है। इंडिया कह रहा हमारी चिकित्सा पद्धति, तो इंडिया ये कह रहा है कि जो हमारे इंडियन लोग तिब्बत में रहते हैं, मतलब हिमालयी रीजन में जो तिब्बती लोग हैं, वो इस मेडिकेशन सिस्टम को बरसों से यूज करते आ रहे हैं, और चाइना कहता है कि ये हमारा मेडिकेशन सिस्टम है। तो यूनेस्को में अभी मामला पेंडिंग में है। जैसे बताओ, आयुष में ए का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब, यू का मतलब, एस का मतलब, एच का मतलब, कितनी है चिकित्सा पद्धति, 1 2 3 4 5। यूनेस्को जिस दिन फैसला दे देगा सोवा रिगवा पे, ये करंट में क्वेश्चन बहुत चलता है, तो ये 6वें नंबर का मेडिकेशन सिस्टम हो जाएगा अगर हम केस जीतते हैं यूनेस्को की अदालत में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चिकित्सा पद्धति जो है वो अभी यूनेस्को के मामले में या यूनेस्को के पास में अभी वो है। और सोवा रिगवा चिकित्सा पद्धति का जो फादर है वो गौतम, और जो भी इसका मास्टर होता है वो आमची कहलाता है। अब चलो छोड़ो, ये अपन बात नहीं करते। तो मैं आपको वही रीजन बता रहा था कि हिमालय में जो इंडियन रीजन में तिब्बत आता है, वहां 5 नए जीवों की खोज हुई है। सबसे पहले एक बंदर खोजा गया है, आपको ये याद रखना है बस, कौन सा बंदर है। दूसरी चीज, एक सांप खोजा गया है, उसकी प्रजाति याद रखना है, और ये चीज याद रखना है। बस ये 2 स्टेटमेंट याद रखना है और कुछ भी नहीं। अब चूंकि मेढक की भी 3 स्पीसीज खोजी गई हैं, तो मेढक का साइंटिफिक नाम हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन प्रमोट हो जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो जो मेन चीज आपको याद रखना है, करंट में 2021-22 में शायद ये चीजें हुई हैं, देख लेना। 2021 में ये दोनों चीजें हुई, 2022 में ये चीज हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में नए जीवों को किस रीजन में खोजा गया है, तो या तो हिमालय ऑप्शन देगा या तो तिब्बत ऑप्शन देगा। और कौन सा बंदर खोजा गया है, मकैक। दूसरा, सांप की कौन सी प्रजाति खोजी गई है, बुशमास्टर, ये पॉइजनस स्नेक में आता है। और ये मेंढक रहने दो, ये सब नहीं आएगा। तो बस 2 वर्ड याद रखना है, द फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। याद रहेगा ये चीज। सीट अच्छे से भेज देंगे आज, बहुत अच्छे से पढ़ना सीट को। ये वही क्वेश्चन है जो सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव में आए हैं और सीधे उठा के रख दिए हैं। अब देखो जरा, क्वेश्चनों की बाढ़, लिखना नहीं है, केवल देखते चलो और घर पे फेयर करना, और कुछ कुछ मेन चीज आप नोट करते चलना। इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो लेबर डिवीजन वाला होता है, मतलब किन जीवों में या किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सोशल एनिमल है, मतलब श्रम विभाजन पाया जाता है, मतलब अपने फंक्शन का अलग अलग होता है। जैसे रानी चींटी क्या देगी, मेल चींटी क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन देगी। किन को इंस्ट्रक्शन देगी, लेबर को। श्रम का डिवीजन है, कार्यों का विभाजन है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वो एनिमल है जो दरअसल में एक सोशल लाइफ स्पेंड करता है, क्योंकि हर एक मेंबर का अपना अपना फंक्शन है, और इस तरह से उसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाता है। तो याद रखना चींटी, पहली चीज। लाल चींटियां हिंदुस्तान में काट दे तो क्या होता है वो तो समझ में आ रहा है। वेस्टर्न कल्चर में चींटियों को उगाते हैं, मतलब ग्रो अप कराते हैं लाल चींटियों को, और फिर जब उनका नंबर ज्यादा हो जाता है तो उनको मिक्सी में डालते हैं, विनेगर डालते हैं और बस चलाते हैं, और उसके बाद जब सामने परोसा जाता है तो वो चटनी होती है, लोग बड़े शौक से खाते हैं। ये चीज टेस्ट बढ़ा देती है। और जब चींटियां आपको काटती हैं तो आपको इरिटेशन, पेन इसी वजह से होता है। चींटियों के काटने पर जो आपको जलन होता है, स्पेशली रेड चींटियां, तो बताओ रेड चींटियां कौन सा एसिड रिलीज करती हैं। लेकिन आजकल फॉर्मिक एसिड का साइंटिफिक नेम आपसे पूछते हैं, दोनों याद रखने हैं। मैथेनोइक अम्ल, तो मैथेनोइक अम्ल
साइंटिफिक नेम है फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। हालांकि आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पीएससी नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट का भी ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी वो चीज तो आपसे पूछी जा सकती है भाई कि चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड ना देगा ऑप्शन में तो कौन सी चीज देगी ऑप्शन में, मैथेनोइक एसिड। मेन मेन टर्म लिखते चलना। अब जनरली आपने देखा होगा चींटियां कतार में चलती हैं, तो इस कतार के पीछे की कोई खास वजह है? जी हाँ, जो आगे वाली चींटी होती है, तो जो सबसे आगे चींटी होती है ये मेल चींटी होती है, और जो पीछे चल रही है वो लेबर चींटियां हैं, और ये फूड की तलाश में निकल रही हैं। तो आगे वाली चींटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पिछली चींटियां रास्ता ना भटक जाएं, इसलिए आगे वाली चींटी अपने अंदर से कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती चलती है, और इसी केमिकल को फॉलो करते हुए चींटियां एक कतार में चलती हैं। And this is the scientific name of this specific chemical named pheromones. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चींटियां एक स्पेशल लाइन या सीक्वेंस में क्यों चलती हैं? फेरोमोन्स रिलीज करती है आगे वाली, और बाकी जो लेबर जो चींटियां होती हैं वो उन्हीं के को अनुसरण करते हुए उसी के स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते चलती हैं। अच्छा, चींटियों के अलावा कुछ इंसेक्ट भी इसको सिक्रीट करते हैं। क्यों सिक्रीट करते हैं? वो गाना चला है आजकल जो, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मीटिंग के लिए। तो जनरली जो लेडीज इंसेक्ट होती है, जो मादा कीट होती है, वो फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, और ये फेरोमोन्स के कारण जो नर कीट होता है, मेल जो इंसेक्ट होता है, वो खिंचा चला आता है। तो इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि फेरोमोन्स की फंक्शनिंग क्या है? तो फेरोमोन्स की पहली फंक्शनिंग है पाथ डिटर्मिनेशन, रास्तों को पता करने में, और दूसरा जो है सेक्सुअल मीटिंग। फीमेल हमेशा रिलीज करती है फेरोमोन्स ताकि मेल इंसेक्ट जो है उसकी ओर आकर्षित हो और फिर फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हो। याद रहेगा ये चीज? देखो ये ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब जरा जल्दी से बताओ, चींटियों में आपने सुना होगा एक व्हाइट चींटी होती है कोई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। व्हाइट चींटी किसे कहते हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हो, किसको कहते हैं? दीमक को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार इनको? कठे लिखा, अच्छा वो टर्माइट्स, ठीक। ये जो देख रहे हो ये है। और बताओ ये किसको सबसे ज्यादा हार्म करती हैं? कागज को, मतलब आपके कॉपियों को पूरी तरह से चट कर जाती हैं, लकड़ी को पूरी तरह से चट कर जाती हैं। तो यदि मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा तो ऐसा बताया होगा कि ये प्लांट है, प्लांट में यदि आप सीड और बीन, मतलब बीज और फली को यदि आप छोड़ दो तो बाकी सब सेलुलोज कहलाता है। तो जो कागज है वो सेलुलोज से बनता है, और हमारे घरों में ये जो देख रहे हो तुम, ये सब सेलुलोज से बना हुआ है। तो अब जरा जल्दी से बता दो, दीमक इन्हीं दोनों को हार्म पहुंचाता है, मतलब साइंटिफिक लेवल पर ये क्या कहलाएगा? सेलुलोज। तो मतलब दीमक कागज को या लकड़ी को हार्म पहुंचाता है, मतलब किसको नुकसान पहुंचाता है? सेलुलोज। और मोस्ट अबुंडेंट ऑर्गेनिक मैटर इन द नेचर, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज। लिख लेना ये स्टेटमेंट कहीं साइड में। हालांकि न्यूट्रिशन में मैंने बताया है मोस्ट अबुंडेंट ऑर्गेनिक मैटर इन द नेचर, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, मोस्ट अबुंडेंट ऑर्गेनिक मैटर इन द नेचर, क्या नाम है उसका? यूपीएससी सेकंड मोस्ट अबुंडेंट पूछती है, व्हाट इज द राइट आंसर? सेकंड वाला है काइटिन। ऑर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन सिस्टम फॉर्म होता है काइटिन से। तो मोस्ट अबुंडेंट ऑर्गेनिक मैटर इन द नेचर, द आंसर इज सेलुलोज। लेकिन सेकंड यदि पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा? काइटिन। ये चीज क्वेश्चनों की भरमार। इनमें से कौन इंसेक्ट नहीं है? तो पहले तो आप ये चीज देख लो, मच्छर और मक्खी, इनके पास में दे हैव 6 legs,
मतलब इनके पास में 6 पैर हैं। तो जल्दी से बता दो क्या ये इंसेक्ट होंगे? लेकिन मकड़ी इंसेक्ट नहीं है। मकड़ी जो है उसके पास में इतने लेग्स होते हैं। कॉकरोच जो होता है इसके पास में 8 से ज्यादा लेग होते हैं। ये भी इंसेक्टा में नहीं आएगा, ये याद रखना। एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा आपको, इनमें से कौन इंसेक्ट नहीं है? तो जनरली मकड़ी राइट आंसर है और कॉकरोच राइट आंसर है। अब इस सेगमेंट में जो आप इमेज देख रहे हो, यहां आपको बेसिकली पढ़ना है मच्छर और मक्खियों से होने वाली बीमारियों के बारे में। अच्छे से समझना, प्रीलिम्स के सीधे सीधे क्वेश्चन लिख दिए मैंने। जैसे आपको ये बहुत अच्छे से पता है, ये मच्छर देखो, कौन सा मच्छर दिख रहा, और अब इसको आप याद रखोगे। जब भी आप किसी मच्छर को देखोगे और उसकी ये अपर पोर्शन पे जो उभरा हुआ भाग है, अगर इसको ब्राउनिश सा कलर मिलेगा, ये ब्राउनिश ही बोल सकते हैं ना, मतलब मलेरिया के लिए इसी मच्छर की दरअसल में जरूरत है, या मलेरिया इसी मच्छर के काटने से या बाइट से स्प्रेड होता है। तो बताओ मलेरिया रोग जो होता है वो किस मच्छर की बाइट से होता है? तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है कि वेक्टर ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया में वेक्टर कौन होगा? फीमेल एनाफिलीज। अब ये सबसे बन जाता है, क्वेश्चन शुरू होते हैं यहां से। अच्छे से देखो, ये मच्छर तुमको टाइगर की कैटेगरी जैसा शो हो रहा होगा। जैसे टाइगर में लाइनिंग होती है वाइट वाइट, इसी तरह से इस मच्छर में भी लाइनिंग है। तो ये जो मच्छर तुम देख रहे हो भैया पहले नंबर पर, ये मच्छर, ये है ये मच्छर, और इसी को एशियन टाइगर मच्छर भी कहते हैं, एशियन टाइगर मॉस्किटो। प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आता है। जब आप एशियन टाइगर में डिसीज स्प्रेड होने को देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक मच्छर इतनी सारी डिसीज को कैसे स्प्रेड कर सकता है? तो मैंने जवाब दिया कि जैसे एक छोरा बहुत सारी छोरियां घुमावे है, जैसे एक छोरी बहुत सारे छोरे घुमावे हैं, वैसे ही एक मच्छर का मैंडिबल अपने डंक में इतने पैथोजन को लेके कैरी कर सकता है। मतलब अच्छे से देख लो, क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है, एशियन टाइगर मॉस्किटो का रिलेशन किस डिसीज से नहीं है? तो ये तो डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, येलो फीवर होगा, जीका वायरस होगा, ये सब में है। ये है फीमेल क्यूलेक्स, ये इसके बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, बेटा कल मैंने एक मच्छर को मारा, इंटरव्यूअर बोलता है कल मैंने एक मच्छर को मारा, मेरे हाथ खून से सन गए, ये तो जीव हत्या हुई। अगर आप जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते तो आपको कहना सर ये तो आपसे महापाप हुआ है और इसके लिए आपको 2 दिन अपने शरीर को भारी कष्ट में रखना होगा। बिल्कुल जैनिज्म ये कहता है। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि एक बार आचार्य श्री आहार के लिए गए, तो आचार्य श्री जब आहार के लिए गए तो बाहर ही उनके पैर धुलने थे, और पैर जहां धुलने थे वहीं से बाजू से एक जो है वो नाली गटर निकल रहा था। तो जिन वो जैन आगंतुकों ने आचार्य श्री के पैर धुले तो पानी थोड़ा सा कैसा था, हल्का सा कुनकुना था। तो वो कुनकुना पानी जो है उधर से होता हुआ वो जैसे ही नाली पे गया और आचार्य श्री के एकदम से पैर धुलते में नजर पड़ी, तो आचार्य श्री ने आहार वहीं त्याग दिया और वो उल्टा चले गए। अब जितने वो जैन कम्युनिटी वाले थे, अरे बाप रे ये तो बहुत भारी, मतलब इसको कहते हैं कि लक्ष्मी जी टीका लगाने आई और चली गई। बाद में वो लोग पीछे पड़ रहे आचार्य श्री आचार्य श्री आचार्य श्री, लेकिन आचार्य श्री ने एक बार व्रत ले लिया कि नहीं मतलब नहीं। फिर शाम को जब वो टाइम देते हैं आपसे प्रवचन के बाद कि किसी को कुछ पूछना हो, तो वही लोग सुबह से भूखे प्यासे खड़े थे। उन्होंने पूछा कि साहब ये सुबह हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हुई? तब आचार्य श्री ने बताया था, और जो बायोडाइवर्सिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूं शायद वो डाइवर्सिटी का भी आचार्य श्री पढ़ाएंगे तो मेरे से बेहतर पढ़ाएंगे। आचार्य श्री ने बताया कि जहां आप मेरे पैर धुल रहे थे उसी का पानी दरअसल में गटर में जा रहा था। अब आप जरा जल्दी से बताओ गटर का पानी कैसा था? जो भी होगा, लेकिन चूंकि वार्म पानी जा रहा है तो निश्चित रूप में इंसेक्ट कीट या कुछ कीड़े मकोड़े मरेंगे कि नहीं? मतलब मेरे कारण कितने जीवों की हत्या होगी, और फिर मैं इस वजह से जाके आहार ले लूं, इसलिए मैंने अपने आहार को त्यागा। और फिर मैं निवेदन करता हूं कि भाई इस तरह की चीजें मत करना, ना भी धुलो तो भी चल जाएगा, लेकिन जीव हत्या मेरे को नहीं चाहिए है। तब लोगों को समझ में आया था रियल इंपॉर्टेंट कि ये
छोटे छोटे जीवों के लिए निकल पड़ा है, तो फिर ये मानव समाज के लिए क्या होगा, ये निश्चित रूप में बहुत बड़ी चीज है। तो जो बेसिक आचार्य श्री ने सिखाया उस दिन यही चीज। तो आप देखो, इंटरव्यूअर ने पूछा हमसे, एक स्टूडेंट से, कि मैंने मच्छर को मारा है, हाथ खून से सन गए हैं। तो याद रखिएगा, जैनिज्म पे आप बिलीव करते होगे तो आपको ये आंसर करना, लेकिन असल मायने में ये मच्छर जो है, इसका जो पेट होता है, यदि ये फूला हो तो ये है फीमेल क्यूलेक्स फैटिगेंस, मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंटेबल जो होता है इसी का होता है। तो जरा जल्दी से बता दो, मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस कौन कौन सी दो बीमारियां फैलाता है? ये ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, याद रहेगा ये चीज। जाते जाते एक मक्खी होती है जिसको कहते हैं सैंड फ्लाई, ये है सैंड फ्लाई। राजस्थान और एमपी से जुड़े हिस्सों में ऐसी मक्खियां होती हैं। तो सैंड फ्लाई मक्खी से एक डिसीज होती है जिससे होल बॉडी बिकम ब्लैक। और एक मक्खी है जिसका नाम है सीसी मक्खी, ये है सीसी मक्खी, थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है, ये हमारे घरों में भी मिलती है जनरली, बहुत बड़े साइज की हो जाती है, फ्रूट रूट के ऊपर ज्यादातर बैठना पसंद करती है। तो सीसी मक्खी वो बीमारी कॉज करती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, बंदा सोता ही रहता है। तो इसलिए एक बात याद रखना, सी सी में डबल एस आता है, तो यहां पर स्लीपिंग सिकनेस में भी डबल एस आएगा। ये प्रीलिम्स पे क्वेश्चन है, याद रहेगा ये चीज। ओके करें।